हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएसटी क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे हैं और बेहतरीन तरीके से लाला पढ़ाई कर रहे हैं। आज के भी सेशन में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे पहले हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने किस तरह से आपको रियल लाइफ में एपी का यूज करना है, कहाँ कहाँ पे एपी आपकी जो है आप यूज कर सकते हैं, इन सब टॉपिक्स पे और जो इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उन सब पे हमने डिस्कशन कर लिया है। तो वो एक बार जरूर देख लेना इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। तो लाला बिना लेट किए हुए करते हैं स्टार्ट। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या होने वाला है, एक बार बेहतरीन तरीके से रीड करते हैं भैया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड बाय। मतलब यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको ये बताना है क्या इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस में जो वर्डिंग है उसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या वहां पे एपी फॉर्म हो रही है। अगर हो रही है तो बतानी है, अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है ये भी आपको बताना है। तो एपी कब और कैसे होती है एपी बताने के लिए सबसे पहली चीज हमारे पास क्या होती है, एपी हम अगर उसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आएगा सारे टर्म्स में तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई एपी है, अदरवाइज नहीं है। तो सिंपल सा हमें इसमें क्या करना है, इसके जो भी टर्म्स हैं वो फाइंड करने हैं। टर्म्स फाइंड करने के बाद एक कंपैरिजन करना है कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो वो एपी होगी, अगर नहीं आ रहा है तो एपी नहीं होगी। तो लाला फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is 15 rupees for first kilometer and 8 for each additional kilometer। तो लाला बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं आप भी कभी ना कभी घूमने गए होंगे तो आपने भी देखा होगा जो टैक्सी का फेयर होता है वो पर किलोमीटर के हिसाब से या पर 2 किलोमीटर या पर 10 किलोमीटर के हिसाब से आपको बताते हैं वो लोग। ठीक है, तो आपको क्या बोला गया कि पहले जो फर्स्ट किलोमीटर है वो आप अगर ट्रेवल करते हैं तो आपको कितना फेयर करना पड़ेगा भाई, फेयर देना पड़ेगा 15 रुपीज देने पड़ेंगे। और उसके बाद आप जितना जाओगे, पहले किलोमीटर का हम ज्यादा चार्ज लेते हैं, उसके बाद हम आपके लिए डिस्काउंट करते हैं भैया कि सिर्फ 8 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। तो ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, लेट लेट करने की जरूरत नहीं है। तो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, तो लाला फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 15 रुपीज, वो तो गिवन है। ठीक है, फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर, फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर। अब सपोज आप उसी ऑटो या उसी टैक्सी से कितने किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो, 2 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो। तो लाला एक बात याद रखना, 2 किलोमीटर में आपका 1 किलोमीटर भी तो आ रहा है ना। आप जो पहला किलोमीटर ट्रेवल करोगे वहीं पे आपको ऑटो वाला बोल देगा कि भैया आपके कितने रुपए हो गए, 15 रुपीज हो गए। फिर जस्ट उसके बाद आपसे क्या बोलेगा कि लाला आपको ना अब दूसरे किलोमीटर के कितने रुपए देने हैं, रुपीज 8। तो टोटल आपको अब कितना रुपया देना पड़ेगा भाई, रुपीज 20। बात यहां तक समझ में आ गई होगी, क्लियर। फिर नेक्स्ट फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर। तो थर्ड किलोमीटर के लिए लाला क्या होगा, सेम चीज आपको करनी है थर्ड किलोमीटर के लिए भाई। फर्स्ट किलोमीटर पे वो 15 रुपीज लेगा, ठीक है। फिर सेकेंड किलोमीटर का वो 8 रुपीज ले लेगा। फिर सेम नेक्स्ट थर्ड किलोमीटर के लिए वो 8 रुपीज ले लेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखोगे तो ये 2 टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन सारे टर्म्स को क्या करते हैं, ऐड करके लिखते हैं। तो ऐड करके लिखने पे भाई 23 में सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड करना है, 8 ऐड करना है। तो 23 में ऐड करोगे तो रुपीज क्या हो जाएगा, 31। बात समझ में आ रही होगी इतनी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, फेयर फेयर फॉर फेयर फॉर फोर्थ किलोमीटर, फेयर फॉर फोर्थ किलोमीटर। तो भैया अगेन वही चीज, अगेन क्या हो जाएगा, रुपीज 15 प्लस ये तो जो बैक वाला जो पहले वाला फेयर था वो तो हमें देना ही पड़ेगा ना। तो भाई वो तो हम देकर ही जाएंगे। और इसके बाद एडिशनल आपको फोर्थ वाले किलोमीटर का और 8 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से अगर आप ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, रुपीज रुपीज कितना हो जाएगा, 39। बात समझ में आई। तो सिर्फ आपको मैंने कितने टर्म्स निकाले, 1 2 3 4। तो मैक्सिमम आप 4 या 3 निकाल के चेक कर सकते हो। अगर एपी होगी तो 3 टर्म्स में भी आपको पता चल जाएगा, 4 टर्म्स में भी पता चल जाएगा। अगर एपी नहीं है तो फिर आप चाहे जितने टर्म्स निकाल लो, फिर उसमें आंसर नहीं आने वाला। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, 10, द टर्म्स आर
अब मैं रुपीस का साइन हटा के इनको नंबर्स को लिख लेता हूं यहाँ पे 15, 23, 31 एंड 39। तो आपको भी पता है, मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी एक चीज समझाई थी, ये वाला फर्स्ट टर्म क्या होता है, A1, A2, A3, A4। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मेरे लाल, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हेयर हेयर अगर ये एपी है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। आप बोलोगे A2 क्या है सर, A2 इज 23, तो 23 माइनस करोगे 15, आंसर आएगा 8। फिर A3 माइनस A2 करोगे, अगेन A3 इज 31 माइनस का 23, A4 माइनस A3 करोगे आप तो क्या आएगा 39 माइनस 31, दैट इज ऑल्सो 8। ये इतनी बात आपको बहुत प्यार से समझ में आ गई होगी। ये जो 8 आया है ये और कुछ नहीं है, ये क्या है, कॉमन डिफरेंस है लाला। क्या है, कॉमन डिफरेंस है। और ये 8 आने का मतलब क्या है, आप यहां पे लिख सकते हैं मेरे लाल, क्या लिख सकते हैं, सिंस A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, द अबव टर्म्स आर इन एपी। बात समझ में आई क्या मेरे लाल, इतनी बात समझ में आई आपको? बस ऐसे ही आपको क्वेश्चंस करना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है उसको अच्छे से समझना है, उसको एपी के टर्म्स में मतलब एक नंबर्स फॉर्मेट में लिखना है। फिर देखना है वो जो सीरीज बन रही है, क्या उस सीरीज में एपी बन रही है, उसके लिए चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये काम। वो चेक कहां से होगा, ये हमने क्या चेक किया है, डी चेक किया है। ये क्या है एक्चुअली A2 माइनस A1 क्या है, ये हमारा डी है, समझ में आया? तो डी देखो बार बार सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब यहाँ पे आप चाहो तो A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 और इक्वल टू A4 माइनस A3 भी लिखकर कर सकते हो, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो गया, समझ में आया लाला? ठीक है, तो फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है मेरे लाल, मेरे मोहन, मेरे प्यारे, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of air remaining in the cylinder at a time। मतलब लाला यहाँ पे एक बात समझनी है कि आप सबने अपने घर में सिलेंडर देखा है, ठीक? तो आप क्या कर रहे हो, मतलब ऐसा करना नहीं, खतरनाक चीज बोल रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे छोड़ दो उसको, सिलेंडर नहीं, क्या पता तुम्हारा भरोसा थोड़ी ना है, तुम जाके मम्मी रोटी बना रही है तुम सिलेंडर में खेल करने लगो। देखो एक बलून है जिसमें एयर फिल कर दी गई है, ठीक है, बलून में क्या कर दिया गया, एयर फिल कर दी गई। आपको एक टास्क दिया जाता है कि भैया इस बलून से एक बार में इसके अंदर जितनी भी एयर है उसका 1/4 पार्ट बाहर निकाल दो। एक बलून है जिसमें एयर है और एयर का 1/4 पार्ट आपको बाहर निकालना है, ठीक? पहली बार में, एक बार में सिर्फ 1/4 जितनी है उसके अंदर उसका 1/4, मतलब अगर उसके अंदर कितनी है, 100 एयर है, ठीक है, ठीक। तो अब क्या कर सकते हैं, अब इसका 1/4 करोगे तो 1/4 करने पे क्या होगा, 25। सिर्फ इतना पार्ट जो है वो इतनी एयर आप उससे क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। अब रिमेनिंग आपके पास कितनी बच रही है, 75। तो अब जब दूसरी बार आप 1/4 करोगे तो इस 75 का 1/4 करोगे। समझ में आया, बात समझ में आई? तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है वो अगर आपको समझ में आ गया तो बात आसानी से समझ में आ जाएगी। तो मतलब आफ्टर आफ्टर फर्स्ट, या ये लिख सकते हैं एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक। सिलेंडर से आपने पहली बार जब एयर निकाली तो उसमें हमें लेट नहीं दिया था ना इसमें, हाँ, तो भाई इसमें लेट करना पड़ेगा हमें बॉस। यहाँ पे क्या लेट कर लेंगे, लेट द एयर प्रेजेंट इन
सिलेंडर बी, ठीक है, इतनी है। तो जब पहली स्ट्रोक, फर्स्ट स्ट्रोक में आप गैस निकाल रहे हैं, जो एयर है वो निकाल रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, सपोज x थी, तो उसमें से अब कितनी माइनस करोगे, 1/4 ऑफ x। बोलो, ये बात समझ में आई? बस इस पार्ट को आपको सॉल्व करना है। तो अब यहां से इस पार्ट को अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये x हो जाता है माइनस, ये मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, x/4। फिर से अगर हम 4 एज अ एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो जाता है 4x माइनस का x, तो दैट इज 3x/में। तो भाई फर्स्ट स्ट्रोक के बाद सिलेंडर में अब गैस कितनी बची है, एयर कितनी बची है, 3x/4 बची है। समझ में? ठीक। फिर आफ्टर सेकेंड स्ट्रोक, सेकेंड स्ट्रोक में अब जो सिलेंडर में एयर बची है उसी में से तो हम निकाल रहे हैं, माइनस कर दिया कितना, 1/4 ऑफ 3x/4। जिस इसी पार्ट से हम निकाल लेते, इसी को फिर से हमने लिख दिया। अब यहां से क्या होगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां से देखो ये 3x माइनस ये क्या हो जाएगा, 3x/4 4 जा 60। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे अपॉन में 4 है, तो देखो इधर हमें 16 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, डिनोमिनेटर में 16, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, 12x माइनस का 3x दैट इज 9x/। इतनी बात भी आपको बेहतरीन तरीके से मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी। अब सिलेंडर में जो एयर बची है वो कितनी बची है, 9x/12। आप चाहो अगर आपको थोड़ा सा ये भी लिख सकते हो आप इसमें, क्या यहाँ पे आप लिख सकते हो A1 और ये आपका हो जाएगा A2। ठीक है, अब आफ्टर थर्ड स्ट्रोक, तो थर्ड स्ट्रोक पे जो होगा वो एयर कितनी बच रही थी भाई, हमारे पास कितनी एयर थी, 9x/16 माइनस 1/4 ऑफ 9x/। भाई जितनी बची उसी का 1/4 हम बार बार कर रहे हैं, तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा यहाँ से। भाई देखो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 9x और 16 4 64, तो इधर 9x क्या हो गया 16, और इधर माइनस में क्या हो रहा है 9x में 64। तो आप बोलोगे 16 में 4 से मल्टीप्लाई करके 64 हो जाएगा, तो अगेन हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में हम 64 लिख लेंगे, और 9x को 4 से 9 4 जा 36, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36x माइनस का 9x, तो इक्वल करोगे भैया यहाँ से 6 और 3 27x अपॉन में 64। ठीक है, तो ये बात आई थिंक बहुत अच्छे से आपको क्या हो गई, समझ में आ गई है। ठीक, यहां क्या लिखेंगे, 10 टर्म्स ऑफ एपीआर, कौन कौन से, पहला टर्म क्या है 3x/4 कॉमा 9x/16 एंड 27x/64। आप 3 टर्म्स पे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके बाद भी और टर्म्स फाइंड कर सकते हैं, मिनिमम आपको 3 फाइंड करने, 3 से कम होंगे तो फिर आप नहीं बता पाओगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हेयर हमें चेक करना है क्या कि भैया ये है कि नहीं, तो अब हमें A2 माइनस क्या करना होगा, A1 करना होगा। A2 की वैल्यू 9x/16 माइनस 3x/4, दोनों ही साइड में हमें क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा लाला। तो दोनों ही साइड में सेम करने पे हमारे पास क्या हो जाएगा 16 और 4, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 16, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9x माइनस का 12x, तो माइनस 3x/ क्या आ रहा है 16। बात समझ में आ रही है? ये तो अभी हमारी किसकी वैल्यू आई है, A2 माइनस A1 की। A3 माइनस A2 भी सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे,
तो क्या हो जाएगा 27x अपॉन 64 माइनस 9x अपॉन 16। तो यहां से डिनोमिनेटर में 64 सेम 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 27x माइनस 9x क्या हो जाएगा 36x। तो इक्वल करने पे ये क्या आ जाएगा माइनस का 9x अपॉन। तो आप ध्यान से देखोगे a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 की वैल्यू सेम नहीं आई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ही लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, सिंस a2 माइनस a1 माइनस a1 does not equals to a3 माइनस a2। अब कहाँ पे लिख सकते हैं, अब हमें नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले मैं क्या साइड में नहीं लिख सकता, मुझे आंसर ही लिखना है। ठीक है, तो सिंस a2 माइनस a1 ये नहीं है इक्वल, तो आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख देना है क्या, अब मैं जा रहा हूं बाहर, देयरफॉर द above terms are not in। बात समझ में आ रही है क्या, इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चंस जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं ऐसे, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमें कब क्या करना है, आपसे एपी चेक करने को बोलेगा, मतलब टर्म्स हमें चाहिए और टर्म्स के साथ साथ हम उनका डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, तो हमें फटाफट से क्या मिल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि ये एपी है कि नहीं है। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन वाला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सीक्वेंट मीटर। मतलब एक मीटर डिग करने का वो 150 लेते हैं, फिर आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं हर मीटर पे वो 50 रुपीज चार्ज करते हैं। सेम टैक्सी वाला क्वेश्चन, तो सेम यहाँ पे टैक्सी वाला क्वेश्चन अगर आपसे वर्बली पूछा जा रहा है, खट से क्लिक कर देगा कि हाँ तुरंत, तो ये है, ये एपी है, बट अभी हमें करके देखना है। यहाँ पे क्या करेंगे भाई, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर फर्स्ट मीटर, तो आपको प्राइस लिखा है भैया यहाँ पे, फॉर सेकेंड मीटर टू, आप बोलोगे सर 150 प्लस और 50, यही तो बोला गया है, तो कितना हो जाएगा, बात समझ में आ रही है, कितनी बात समझ में आ रही है। फिर फॉर थर्ड मीटर जो कि हमारा होगा A3, और यहाँ से क्या हो जाएगा रुपीज 150 प्लस रुपीज 50 प्लस रुपीज 50। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा रुपीज। इतनी बात आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही है, बट एक चीज और ध्यान से देखना है आप, यहाँ पे जब A2 था, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये टर्म कितना था, टाइम था। ठीक है, यहाँ पे जब A3 था तो ये टर्म हमारा कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। और मैंने जनरल फॉर्म में आपको बताया था किसी भी टर्म में अगर हमें A4 फाइंड करना है तो A प्लस क्या हो जाता है, जस्ट एक कम 3D हो जाएगा। अगर A3 फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, A प्लस 2D हो जाएगा। तो वही चीज है, ये A है, ये 2D है, 2D है यहाँ पे 1D है, अगर फोर्थ वाला करेंगे 3D हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, टर्म्स जो होंगे
यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 10 टर्म्स ऑफ एपी क्या हो जाएंगे भाई 150 और 200 एंड 200 एंड सो। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं भैया यहाँ पे फिर A2 माइनस A1 फाइंड करेंगे। तो A2 की वैल्यू है 200 माइनस A1 की वैल्यू है 150, दैट इज क्या हो जाना है 50। फिर यहाँ से A3 माइनस A2 करते हैं, तो A3 माइनस A2 क्या होता है, ठीक है A3 माइनस A2, A3 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 250 माइनस का 200, आंसर अगेन क्या आने वाला है 50। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या आ रही है सेम, तो यहाँ पे लिख सकते हैं A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक है, बस therefore the above terms are in। बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आ गई लाला? आ गई? फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन सिमिलर था भाई फर्स्ट के लिए, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना है। ठीक, तो अब ये क्वेश्चन भाई फटाफट से रीड करो, क्या बोल रहा है इसमें कि द अमाउंट ऑफ मनी इन विच सॉरी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 1000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। मेरे लाल, ये क्वेश्चन करने से पहले अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस पता है तो आप कर सकते हैं। ठीक, इसके इस क्वेश्चन के एंड में बहुत मजेदार बात बताऊंगा कि आप कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को देखते ही आप आंसर कर पाओगे, बट उससे पहले हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो बेटा दो फॉर्मूले होते हैं, एक एसआई का होता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। जब सीआई की बात करते हैं तो वहां पे फॉर्मूला होता है P1 प्लस आर अपॉन 100 और एन क्या होता है नंबर ऑफ ईयर्स। समझ में आया? तो बेसिकली हमें इन्हीं दोनों फॉर्मूले की, इन्हीं दोनों नहीं, इसकी तो हमें कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इससे हमारा काम होने वाला है। तो अब यहां पे बात क्या कर रहे हैं the amount of money in account every year when 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। ठीक, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, क्योंकि A1 होगा और यहाँ पे फॉर्मूला वही लगेगा। तो फॉर्मूला आप यहां से ध्यान से देख सकते हो, पी क्या है प्रिंसिपल आपका 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस आर कितना है 8 अपॉन 100। तो यहाँ पे ईयर कौन सा है फर्स्ट, तो यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे। तो यहाँ से आपकी वैल्यू हो गई ये, फिर 10 यहाँ पे पावर 1 है, 2 नहीं है ये, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये पावर 1 का मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, ये 100 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 प्लस 8 अपॉन में, आप बोलोगे इन दो जीरो से ये दो जीरो क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, ये होगा 108 और इसमें मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 108 और साथ में दो जीरो। ये आपका जो अमाउंट होगा वो कौन सा होगा A1 का होगा, और फर्स्ट ईयर के लिए आपका A1 जो आया है ये आया है। ठीक है, फिर फिर अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर में आपका क्या अमाउंट होने वाला है उसकी बात कर रहे हैं। तो जब सेकेंड ईयर में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो वो आपका क्या होगा, वो A2 हो जाएगा, जो भी अमाउंट आएगा सेम प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपका क्या रहने वाला है ठीक है, फिर 1 प्लस रेट 8 अपॉन रेट पावर 2। यहाँ से सेम ये क्या आ जाएगा 108 अपॉन 100, तो पावर 2 है तो इसको 108 अपॉन 100 टू टाइम्स लिख सकते हैं। बोलो
ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो। 108 को क्या करना पड़ेगा भाई, मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट से। 108 10, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, फिर 0 0 0 एंड ये क्रॉस मल्टीप्लाई 8 0 1, फिर 4 6, 8 8 16 का 6 और ये 1। तो यहाँ से आंसर क्या आने वाला है 1106, सॉरी 11,664। ठीक है, अमाउंट क्या आने वाला है 11,664 और ये आपकी वैल्यू होने वाली है 8। बात समझ में आ रही है क्या? इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात अगर समझ में आ रही है तो अब हमें चलना पड़ेगा नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज पे क्या होगा, अब अमाउंट फॉर अमाउंट इन थर्ड ईयर होगा, इन थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा लाला, फिर से प्रिंसिपल आपका 10,000, ठीक है, 1 प्लस 8/100, पावर क्या होगी 3। तो यहाँ से 10,000 तो हो गया, साथ में 108/100 आएगा, और जिससे हमें 3 बार मतलब स्क्वायर है तो 3 टाइम्स इसको क्या करना पड़ेगा, नोट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, 2 0 2 0 और इधर से 4 0, ये पूरा कैंसिल आउट। इसको मल्टीप्लाई करना है। देखो लास्ट टाइम हमारे पास क्या मल्टीप्लाई में आया था, लास्ट टाइम क्या आया था, लास्ट टाइम आया था 11,664। ठीक है, तो 11,664 को 108 से मल्टीप्लाई कर लो। 108 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 4 जा कितना होगा 32। ठीक है, 6 8 6 जा 48, 48 और 3 51, 5 फिर से 48 48 5 53, 53 फिर से 5, 8 1 जा 8, 8 और 5 हो जाएगा आपका 13, 8 1 जा 8 1 9, क्रॉस 0 0 0 0 क्रॉस 4 6 1 1 2 1 7, ठीक है, 6 3, आपका कितना हो जाएगा 9 9 6 15 2, कितना हो रहा है भाई ये 12,59,712। इतना नहीं होगा अभी, अपॉन में 100 भी तो है, अपॉन में क्या है 100, तो ये 100 क्या करेगा डेसिमल को शिफ्ट करेगा, तो आंसर क्या आएगा दिस 12,597.12। एक बार को आपको भी लगा होगा क्या बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही तो बैंक इंटरेस्ट देती है, बट हमने कभी 10,000 सबमिट करके 12 लाख रुपए 3 साल के अंदर तो नहीं मिल सकते। ठीक है, तो ये जो 100 था वो डेसिमल करके उसको क्या क्या कर दिया 12,500, सॉरी 12,597.12 रुपीज का क्या हो जाएगा, ये आपका जो वैल्यू आएगी ये आएगी A3 की। समझ में आ रही है बात? ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड, भाई अमाउंट इन है ना, ठीक। चलो अब था पहली बार में 10,800, 10 टर्म्स ऑफ एपी, कॉमा 11,664, कॉमा 12,507.12। तो आप क्या करना है यहाँ पे A2 माइनस A1 करते हैं फटाफट से। A2 माइनस A1 मतलब क्या होगा 11,664 माइनस का 10800, ठीक है, और A3 माइनस A2 करते हैं। A3 माइनस A2 करने पे क्या आएगा 12,597.12 माइनस, आप इन दोनों को सॉल्व करो, 11,664, 10800,
माइनस करेंगे 4 6, 3 से 8 8 0, क्या आ रहा है 864 आ रही है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 860। ठीक, समझ में आया? ठीक, अब लाला इसको माइनस कर लेंगे एक बार, माइनस करने पे क्या आएगा 12 12 5 9 7.1 7 4 0.00 करेंगे तो 1 2 ये आ गया, 7 से 3 9 से 3 5 6 15 हो जाएगा, 15 से करेंगे 9 और बाकी 0 0। ये इंटरेस्ट आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 933.12 ये आया। तो दोनों ही डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है। सेम नहीं है तो इससे पहले जो स्टेटमेंट हमने लिखा था वो हम लिख देंगे, क्या क्या लिखेंगे लाला, since a2 minus a1 does not equals to a3 minus a2, therefore क्या हो जाएगा, the above terms are not, ठीक है। तो ये जो टर्म्स हैं, जो गिवन टर्म्स हैं, ये एपी में नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। तो मैंने क्या कहा था कि मैं अभी लास्ट में एक चीज, तो जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है तो वहां पे इंटरेस्ट जो ईयरली मिल आएगा हर ईयर में वो अलग आएगा, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट जो मिलता है, सपोज देखो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना था, बट यहाँ पे प्रिंसिपल पे मतलब जो इंटरेस्ट आया है ना उसको इंक्लूड करके जो अब अमाउंट हो गया उसको एज अ प्रिंसिपल लेते हैं, तो उस पे भी इंटरेस्ट आपको मिलता है कंपाउंड में। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि सपोज आपने आपने क्या किया भाई, 100 रुपीज दे दिए बैंक को 10% पे, ठीक। तो नेक्स्ट ईयर ये क्या हो जाएगा, 10% इसका कितना होगा 10, तो जितना इंक्रीज करेगा ना तो यहाँ पे 110 हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा। बट अगर यही चीज आप कंपाउंड इंटरेस्ट में देते तो अब आपका 110 का 10% मिलता, 120 का 10% मिलता, तो यहाँ पे डिफरेंस सेम कैसे आएगा, डिफरेंस तो बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बात समझ में? तो जैसे ही आपको एपी में क्या दिखता है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिखता है, एपी में क्या दिखता है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिखता है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि भैया यहाँ पे जो है एपी नहीं होगी। सिंपल इंटरेस्ट की बात करेगा तब एपी पॉसिबल है। समझ में आई बात? ठीक। तो ऐसे मेरे लाल आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है जहां से भी आप प्रैक्टिस करते हैं, जम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।